हे मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है, कंपोस्टिंग क्या होता है, साथ साथ में उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं इनको बनाने के, और साथ साथ में क्या होता है जो बेंगलोर मेथड है, ठीक है, उसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कंपोस्टिंग की, पहले जानते हैं कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट बेसिकली क्या होता है, एक डिकम्पोस्ट ठीक है मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कोई भी वेस्ट मटेरियल है, लाइक जैसे लीव्स की हम बात करें या जो फॉर्मवेयर से या फिर जो कि खाना आपका जो बचता है, उन सारी चीज़ों को बेसिकली जो सड़ा गला के जो एक मैन्योर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो कंपोस्ट होता है बहुत ज़्यादा रिच होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट में, और जो कि सॉइल में क्या करता है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोस्टिंग क्या होती है। कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच कंपोस्ट इज मेड, यानी कि कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जो कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है ना। अगर यहाँ पे एक डिफिनेशन देखा जाए तो कंपोस्टिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो क्या करता है, जो नेचर होता है, ठीक है, वो गवर्न करता है इस प्रोसेस को। जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपके लीव्स की बात करें, आपकी फूड स्क्रैप्स की बात करें, आपके यार्ड वेस्टेज की बात करें, इन सारे चीज़ों की बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे रिसाइकलिंग होती है। जिससे क्या होता है, वैल्यूएबल मैन्योर का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इनरिच कर सकता है। यानी कि ऐसे मटेरियल का फॉर्मेशन जो कि बेसिकली क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, जो कि क्या होता है, डिकम्पोस्ट मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कंपोस्टिंग के अलावा तो बेसिकली क्या होता है, कंपोस्टिंग जो प्रोसेस होती है उसको कौन करता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि जो भी मटेरियल होते हैं उसको जो डिकम्पोज करने का काम होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब चीज़ें है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा इसमें कुछ इंसेक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ वर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ब्रेक करते हैं और उससे क्या करता है, एक ऐसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बेसिकली क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है कौन कौन से मटेरियल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कंपोस्टिंग के लिए। देखिए, आप एक फ्लो चार्ट दे सकते हो इसके लिए, है ना। जो यार्ड वेस्टेज है, यानी कि जो भी आपकी आंगन वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि जो बेसिकली क्या होता है, आपका घर है उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक वॉट एवर द थिक वेस्टेज प्रोड्यूसिंग इन योर हाउस, यू कैन यूज इन दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, आपके जो फॉर्म के रिफ्यूजन है, यानी कि जो बेसिकली क्या होता है, आपके जो खेत में जो भी चीज़ें ठीक है एक्स्ट्रा बच जाती हैं, जैसे आपके वीड्स की बात करें, आपके लीव्स की बात करें, आपकी क्रॉप रेजिड्यूज की बात करें, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एनिमल डंग की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जैसे काऊ डंग, बफेलो डंग, ठीक है, पोल्ट्री डंग, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाउन रिफ्यूजन है उसमें क्या आता है, आपका नाइट सॉइल। नाइट सॉइल क्या होता है, नाइट सॉइल होता है आपका ह्यूमन एक्सक्रेटा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका सॉलिड एंड लिक्विड दोनों पोर्शन को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम और चीज़ बात करें तो बेसिकली क्या है, ठीक है, आपके स्ट्रीट के जो रिफ्यूज हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं, जो म्यूनिसिपल वेस्टेज हैं, ठीक है, उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है इसके मेथड की इनलिस्टिंग के बारे में। ठीक है, मेनली इसमें 3 मेथड होते हैं, ठीक है, एरोबिक, एनारोबिक एंड वर्मी कंपोस्टिंग। इन सारे मेथड्स को हमको जानना है। ठीक है, एरोबिक मेथड में कौन कौन से ऐसे मेथड आते हैं जो कंपोस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट सबसे मेथड हैं, ठीक है, इंडोर एंड नाडेप मेथड। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनके अलावा और भी जो मेथड्स हैं, लाइक आपके चाइनीज़ हीप मेथड, ठीक है, नागपुर हीप मेथड, ठीक है, विंड्रो मेथड, ठीक है, उसके अलावा कराल मेथड। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये केवल नाम याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो मैं आपको नाडेप के बारे में थोड़ा बताऊंगा और साथ साथ में बेंगलोर के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम जानेंगे, है। ठीक है, अब एरोबिक की बात करें तो यानी कि बेसिकली एरोबिक क्या होता है, एरोबिक मतलब क्या होता है, इसमें जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होंगे वो एरोबिक होंगे। ठीक है, यानी इसमें जो टर्निंग होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो एनारोबिक जो प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, आपकी बेंगलुरु मेथड आता है, इसके अलावा कोयम्बटूर मेथड आता है, उसके अलावा आपका चाइनीज पिक मेथड आता है। ठीक है, आपको थोड़ा याद रखना है कि बेसिकली क्या है, कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है एनारोबिक मेथड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपकी बेंगलुरु मेथड आता है, कोयम्बटूर मेथड आता है और चाइनीज पिट मेथड आता है। ठीक है, ट्रिक के लिए आप BCC याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बेंगलुरु, चाइनीज एंड कोयम्बटूर मेथड। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब एनारोबिक मेथड में यानी कि बेसिकली क्या होता है, जिसमें जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, एनारोबिक माइक्रोब्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और इसमें जो कंडीशंस होंगी, ठीक है, जो भी कंपोस्टिंग मटेरियल होंगी उनकी टर्निंग नहीं करेंगे, जिससे क्या होता है, एरेशन वहाँ पर प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, एरेशन नहीं होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली क्या होता है, इस जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, ठीक है, इस मेथड को डेवलप किसने किया था, बेंगलुरु मेथड को, तो CN आचार्य ने इसको डेवलप किया था। ये कहाँ पे, IISc, ये क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या किया था, पहली बार ये जो मेथड था, ठीक है, इसको डेवलप किया गया था CN आचार्य के द्वारा। ठीक है, ठीक है,
इसके आचार्य ने इसको डेवलप किया था, ठीक है, 1939 में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली इसके अलावा आते कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें टर्निंग नहीं होती है, यानी कि जो भी पलटाई होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये उन एरियाज़ के लिए सुटेबल है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो रेनफॉल होता है, ठीक है, वो कम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्शन टाइम होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आपको जाननी है, ठीक है। इसकी कुछ इसको हमने बेस्ट मेथड का दर्जा दिया है, क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे लेबर कम लगता है। लेबर क्यों कम लगता है? लेबर कम इसलिए लगता है क्योंकि बेसिकली क्या करता है, आपको जो टर्निंग होती है, देखो टर्निंग करनी नहीं पड़ती, जो टर्निंग में लेबर लगती है वो आपके बच जाते हैं, है ना। और इसके अलावा बेसिकली क्या होता है, आपको जो रेगुलर स्प्रिंकलिंग अब पानी छिड़कना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, आपके जो लेबर्स होते हैं तो उनकी कॉस्ट बच जाती है, इसलिए इसको बेस्ट मेथड का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इस मेथड की हम बात करें तो बेसिकली इसमें सिटी गार्बेज की बात करें, लाइक नाइट सॉइल, ऑर्गेनिक वेस्टेज, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली इसके स्टेप्स की बात करेंगे, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आपके बेंगलुरु मेथड में कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली क्या होता है, एक डेप्थ अप्रॉक्स 1 मीटर गहराई का बेसिकली क्या करेंगे हम, ठीक है, गड्ढा खोदेंगे जिसको हम ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ अपने ठीक है अकॉर्डिंगली जो आपकी सुविधा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं, ठीक है। जनरली जो साइज़ होती है, ठीक है, वो आपका ठीक है 4x2x1 मीटर का लेते हैं, ठीक है। 4 मीटर लंबा, ठीक है, और 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, ठीक है, ये आपकी रहती है। बट आप 1 मीटर गहराई रखिए, उसके अलावा जो आपकी जो सुटेबल वो चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी जो चीज़ें आपकी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली क्या आता है, जो ऑर्गेनिक रिफ्यूजेज हैं जो कि उसके अलावा जो नाइट सॉइल होता है, इनकी बेसिकली क्या करते हैं हम, लेयर बाय लेयर लगाते रहते हैं जब तक कि बेसिकली क्या होता है, एक गड्ढा भरना चाहिए। यानी कि बेसिकली क्या है, ये आपका गड्ढा है तो इसमें पहले ऑर्गेनिक रिफ्यूज लगाएंगे, फिर उसके बाद नाइट सॉइल लगाएंगे, फिर ऑर्गेनिक रिफ्यूज, फिर नाइट सॉइल, फिर ऑर्गेनिक रिफ्यूज, फिर नाइट सॉइल, फिर ऑर्गेनिक रिफ्यूज। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरा गड्ढा क्या हो जाए, भर ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली देखेंगे क्या करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले पहले क्या करते हैं, रिफ्यूज का लेयर लगाते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं, ठीक है, उनको लगाते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर जो लेयर होती है आपकी किसकी रखते हैं, ठीक है, आपकी नाइट सॉइल की रखते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस हम करते जाते हैं जब तक कि पूरा गड्ढा भर ना जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अभी जब बेसिकली क्या होता है, जब ये पूरी गड्ढा यहाँ से यहाँ तक पूरा भर गया है तो उसके बाद क्या करते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं उनको रखते हैं। क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि जब डिकम्पोजिशन होता है तो कुछ जगह खाली होती है ना, उस जगह को रिप्लेस करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर तक भरते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, जब 3 महीने बाद हम देखते हैं क्या होता है कि अगर हम इसको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसकी वॉल्यूम में रिडक्शन होता है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम में जो रिडक्शन वॉल्यूम में हुआ है, ठीक है, इसकी भी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। यानी कि जो गड्ढा होता है, ठीक है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है कि इसका कुछ पोर्शन क्या होता है, खाली हो जाता है, यानी कि इतना मतलब खाली हो गया। तो अब इस जगह को हमको फिर से भरना होता है, तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक रिफ्यूजेज हैं और जो भी आपकी नाइट सॉइल है उनको हम फिर से लेयर बाई लेयर लगाएंगे, है ना, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, अब उसके बाद जब गड्ढा भर जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर से जो क्या होती है कवरिंग कर देते हैं, डोम शेप का, यानी कि समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस शेप का बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पे कवरिंग कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कवरिंग होने से फायदा ये होता है कि जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका जो अटैक होता है वो नहीं होता है। यानी कि जो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो भी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म होता है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आने से। और साथ साथ में क्या होता है कि जो आपकी जो भी आपकी रेनफॉल वगैरह होती है उससे क्या होता है, आपकी जो कंपोस्ट होती है वो बच जाती है ना। 6 से 8 महीने यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, टोटल टाइमिंग लगता है, ठीक है, कंपोस्ट बनाने में, ठीक है। अब जो कंपोस्ट बेसिकली क्या होता है, बेंगलोर मेथड से बनता है। उसमें बेसिकली जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन होता है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। 1.5% आपका क्या होता है, आपका नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 1% आपका फास्फोरस देखने को मिलता है, 1.5% आपको पोटेशियम देखने को मिलता है, ठीक है। इन जनरल कंपोस्ट अगर हम बात करें फार्म कंपोस्ट की, तो उसमें जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, 0.5%, 0.15%, इसके और 0.5% होता है, ठीक है। इन जनरल हम फार्म कंपोस्ट की बात करें तो, ठीक है। टाउन कंपोस्ट की बात करें तो उसमें कितना होता है, 1.4%, ठीक है, 1% एंड 1.4%। बट यहाँ पे जो बेंगलोर मेथड से बनता है उसका कंपोजिशन क्या है, 1.5%, 1% एंड 1.5%, नो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, क्या एडवांटेजेस इसके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली क्या होता है, जो वेदर कंडीशंस होते हैं तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, उसकी जो लेयरिंग कर दिया, एक डोम शेप का एपियरेंस बना दिया, जिससे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ठीक है ठीक है लाइक प्रॉब्लम्स है उससे आपका जो कंपोस्ट होता है वो बच जाता है, ठीक है।
ठीक है। जो ब्रीडिंग होती है फ्लाई वगैरह के लिए, तो उनके लिए एक प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है, इसलिए ब्रीड नहीं कर पाते हैं। साथ साथ में क्या होता है, जिसमें मॉइस्चर लॉस का टेंशन रहता है, ठीक है, कि इसमें जो हमारी कंपोस्ट है उससे जो मॉइस्चर होता है उड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपने उसकी कवरिंग कर दिया डाउनस्ट्रीम से, ठीक है। और यहाँ पे टर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साथ साथ में क्या होता है, ठीक है, अब रेंज से आपका जो कंपोस्ट होता है वो बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो डिसएडवांटेज भी है, यानी किसी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होगा ही। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम बेसिकली क्या करता है आपका लग जाता है, ठीक है, उसकी स्टेबलाइजेशन में, ठीक है। इसके अलावा और भी हम चीज़ें बात करें तो यहाँ पे लोड स्पेस भी ज़्यादा लगता है और एक्सपेंसिव टू फॉलो होता है। वाई वी आर सेइंग एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, इसलिए बेसिकली क्या होता है, इसलिए हम इसको एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं, बाय द वे, है ना। अब कंपोस्टिंग के बेसिकली क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे भी दी गई है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। पहले क्या करना, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें दो टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें आपका एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको बेसिकली क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं वेल्यूबल मैनर में, ठीक है, वेल्यूबल मैन्योर में, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म की ठीक है लाइक दिखाया गया है, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है कंपोस्टिंग का। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, पहले ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट बेसिकली क्या होता है, जो एरोबिक एंड अनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 55 to 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी फिगर है, ठीक है। आपको इसको ड्रॉ करना है एग्जाम में ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। देखिए बेसिकली यह है, यहाँ पे लेयर बाय लेयर आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है, आपको देखना है। तो क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले आपका ठीक है रिफ्यूज लगाया गया है, उसके बाद आपका नाइट सॉइल है, ठीक है, फिर रिफ्यूज है, फिर आपका नाइट सॉइल है, ठीक है, फिर रिफ्यूज है, फिर आपका नाइट सॉइल है, ठीक है, और फिर आपके पास अंतिम में रिफ्यूज है। उसके बाद इसको अर्दन डोम शेप की स्ट्रक्चर से बेसिकली क्या कर दिया गया है, इसको ठीक है लाइक कवर कर दिया गया है। और यहाँ पे इसकी जो साइज़ होती है 4.4 इंटू 2 इंटू 1 मीटर की होती है। यहाँ पे बेसिकली आप इसका लेयर बाय लेयर डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोयमटू मेथड के बारे में कुछ क्या है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोयमटू मेथड को डेवलप किसने किया था, मैनिकैम ने डेवलप किया था 1967 में, ठीक है। और इसमें जो साइज़ होती है, ठीक है, 3.6 इंटू 1.8 मीटर होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली आपको याद रखना क्या होता है कि यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। लेकिन लेटर स्टेज पे क्या होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। यानी कि मतलब क्या है, आपने पढ़ा था कि जो केमिस्ट्री मेथड है क्या है, ठीक है, लाइक यहाँ पे आपने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आप पहला मेथड क्या होगा, एनारोबिक होगा, स्टार्टिंग में एनारोबिक होगा, बाद में क्या होगा एरोबिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। लेकिन आपकी जो ठीक है लाइक बेंगलुरु मेथड होता है उसमें उल्टा होता है, वहाँ पे पहले क्या होता है एरोबिक होता है, लेकिन बाद में जब क्या होता है एनारोबिक होने लगता है, ठीक है, ठीक है। और जो पिट होते हैं इसमें क्या होता है अप्रॉक्स ठीक है 50 to 60% तक का मॉइस्चर आपको चाहिए होता है, ठीक है, कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। इसमें जो मड का हम यूज़ करते हैं, साथ में इसमें जो टर्निंग की प्रोसेस होती है वो भी फॉलो होती है, और इसमें जो वाटर की जो स्प्रिंकलिंग होती है तो वो भी किया जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स 4 मंथ का इसमें टाइम क्या आपका टाइमिंग लगता है। और इसमें जो टू इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, देख अगर हम बॉटम लेयर की बात करें तो इसमें जो फार्म के वेस्टेज होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और जो अपर लेयर होते हैं, ठीक है, उसके बेसिकली हम क्या करते हैं काऊ डंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें बेसिकली पे क्या करते हैं, ठीक है, नाइट सॉइल का यूज़ करते हैं बेंगलुरु मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीडियो एंड होता है, तो आपसे मिलेगा एक नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।